साल था 1968। अमेरिका और वियतनाम का युद्ध अपने उफान पर था। रॉय पी बेनाविडेज इस युद्ध में तैनात थे, लेकिन आज इनकी छुट्टी थी। चर्च से अपनी प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद रॉय जब सेना के कैंप पर वापस लौटते हैं तो इन्हें रेडियो से आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें स्पेशल यूनिट के 12 जवानों की एक टीम की थी जो मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। ये जवान बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि हमें यहाँ से निकालो। इन 12 जवानों को 1000 से ज़्यादा वियतनामी सैनिकों ने घेर रखा था और वो लगातार इनके ऊपर गोलियां बरसाते चले जा रहे थे। इन गोलियों की आवाज़ रेडियो में भी सुनाई दे रही थी। रेडियो में इन जवानों के चीखने और कराहने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जिससे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा घायल हैं और इनके पास मेडिकल सप्लाई भी नहीं है। गोलियां भी इनकी लगातार कम पड़ती चली जा रही थी। रॉय इनकी बातें सुन ही रहे थे, तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। ये तंबू से बाहर निकलकर देखते हैं तो एक हेलीकॉप्टर बड़ी तेज़ी के साथ उड़ता हुआ इधर चला आ रहा था। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी हड़बड़ाहट में इसे नीचे उतारा। रॉय दौड़कर इसके नज़दीक गए तो उन्होंने देखा कि इस हेलीकॉप्टर पर दर्जन से ज़्यादा गोलियों के निशान मौजूद थे। जगह जगह पर गोलियां मारी गई थीं, इसके शीशे भी टूट गए थे। रॉय दौड़कर इसके गनर के नज़दीक जाते हैं जो 19 साल का एक लड़का था। जब वो इसके नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके शरीर का लगभग सारा खून बह चुका था। इसकी एक आँख और एक हाथ का हाल डराने वाला था। रॉय ने चेक किया, ये मर चुका था। रॉय इसको नीचे उतारने लगे, तभी आसमान में 2 और हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के पायलट भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए थे और उतारते वक्त ये दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकराते टकराते बचे। इन दोनों हेलीकॉप्टरों पर भी गोलियों के तमाम निशान मौजूद थे। ये 3 हेलीकॉप्टर उन्हीं 12 जवानों को बचाने गए थे जो जंगल में 1000 से ज़्यादा वियतनामी सैनिकों से घिरे हुए थे। रॉय ने बड़ी तेज़ी के साथ एक मेडिकल किट उठाई और पहले आए हुए हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। इसके पायलट से इन्होंने कहा कि वहाँ पर ले चलो जहाँ पर 12 जवान फंसे हुए हैं। ये जो पायलट था, इसका गनर अभी जल्द ही में मारा गया था और इसका दिमाग जो था वो ठीक था नहीं, लेकिन फिर भी इसने बड़ी फुर्ती दिखाई। 1 मिनट भी देर नहीं करी और बड़ी तेज़ी के साथ हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर अब उड़ता हुआ चला जा रहा था उन्हीं जवानों की तरफ जहां पर वो फंसे हुए थे। लेकिन जब ये रास्ते में पहुंचे रॉय, तो इनको अचानक ध्यान आया कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक ऐसी गलती जो एक जवान को कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये अपनी बंदूक भूल गए थे। अब इनके पास ना तो बंदूक थी और ना ही पिस्तौल था। इनके पास एक मेडिकल किट थी और एक चाकू था जिस चाकू को ये हमेशा अपनी कमर में बांधे रहते थे। अब ये 12 जवान जो 1000 से ज़्यादा वियतनामी सैनिकों से घिरे हुए थे, इनकी ज़िंदगी और मौत की चाबी थी एक ऐसे इंसान के हाथों में जो अपनी बंदूक भूल चुका था। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रॉय पी बेनाविडेज के 6 आवर्स इन हेल की कहानी। ये जिनकी कहानी है रॉय पी बेनाविडेज की, इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1935 को टेक्सास के नज़दीक। इनके पिता सैल्वाडोर बेनाविडेज जूनियर एक मैक्सिकन किसान थे। इनकी माता का नाम था टेरेसा पेरेज। इनके पिता गरीब थे, इनके पास ज़्यादा पैसा था नहीं। तो बचपन जो था रॉय का वो काफ़ी संघर्षों में बीता था, क्योंकि एक तो इनका घर गरीब था और ऊपर से इनके पिता की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। टीबी थी इनको। जब रॉय की उम्र 2 साल की हुई तो टीबी के चलते ही इनके पिता की मौत हो गई। उसके बाद फिर इनकी माता ने दूसरी शादी करी और 5 साल के बाद इनकी माँ की भी टीबी से मौत हो जाती है। अब ये 2 लोग थे, रॉय और इनका छोटा भाई रॉजर। अब इनका कोई सहारा नहीं बचा था, तो ये चले गए फिर अपने दादा के पास और चाचा चाची के पास। इनके जो दादा और चाचा चाची थे, इनकी हालत भी वैसी ही थी, ये भी गरीब थे। तो यहाँ चले तो गए थे। ये लोग रहते थे एल कैंपो में। तो यहाँ जाने के बाद ये परिवार को कुछ मदद करने के लिए बस स्टेशन के पास जूता पॉलिश करने लगे। ये जूता पॉलिश करते और स्कूल भी जाते। तो इसके बाद फिर कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में इन्होंने खेतों पर मजदूरी करी। पढ़ाई इनकी साथ साथ चलती रही। लेकिन जब 15 साल की इनकी उम्र हुई तो इन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। परिवार को कुछ ज़्यादा मदद करने के लिए, पैसे कमाए जाएँ। एल कैंपो में ही एक टायर की दुकान थी, वहाँ पर इन्होंने नौकरी कर ली। तो ये नौकरी करते रहे। पढ़ाई इनकी छूट चुकी थी। फिर साल आता है 1952। इनको सेना में जाना था रॉय को। तो 1952 में फिर ये सेना के लिए अप्लाई करते हैं और भर्ती हो जाते हैं। भर्ती होने के बाद 1959 में इनकी हिलेरिया कोय नाम की एक लड़की से शादी होती है। अब ये सेना में भर्ती थे, लेकिन इनका इरादा था स्पेशल फोर्सेज में जाने का। तो स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग भी लगातार लेते चले जा रहे थे। तो इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। फिर आखिरकार ये सफल होते हैं अपने प्रयासों में और इनको 5th स्पेशल फोर्सेज के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। स्पेशल फोर्सेज के ग्रुप में शामिल होने के बाद ये पहली बार 1965 में वियतनाम की यात्रा करते हैं। वियतनाम के युद्ध में इनको भेजा जाता है।
तो वहाँ पर इनको काम मिला था गश्त लगाने का। इनकी एक टोली थी जो गश्ती टोली थी, तो टोली के साथ एक गश्त लगाने निकले, लेकिन फिर आगे ये अपनी टोली से बिछड़ गए। 2 लोग बचे, 2 सिपाही साथ में गश्त लगा रहे थे। फिर एक ऐसा मौका आया कि ये अपने साथी से भी बिछड़ गए। अब ये अकेले गश्त लगा रहे थे। तो जहाँ पर इनको गश्त लगानी थी ये काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था, यहाँ पर दूर तक कुछ दिखाई देता नहीं था। नीचे ज़मीन पर घास, पत्तियाँ और झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जो वियतनाम का युद्ध चल रहा था, तो इनके दुश्मन वियतनामी सैनिक लैंडमाइन बिछाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। तो ये चले जा रहे थे गश्त लगाते हुए, तभी इनको पता नहीं चला और लैंडमाइन पर इनका पैर पड़ गया। लैंडमाइन फट गई, काफ़ी ज़्यादा गहरी इनको चोट आई। इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इनकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई थी। इनके सर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। इनका दिमाग खोपड़ी के अंदर हिल गया था। ये गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। इनका खून लगातार बहता चला जा रहा था। अब इस घने जंगल में दुश्मनों के बीच ये अकेले थे और किसी भी वक्त इनकी मौत हो सकती थी। इनकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो सकती थी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। एक यूएस मरीन की टोली इधर से ही गुजर रही थी। उसने देखा इनको, तो पहले तो उसने सोचा कि ये कोई वियतनामी सैनिक है, क्योंकि जो गश्त लगाने वाले यूएस के जवान होते थे, ये कुछ जवान वियतनामी सैनिकों की यूनिफॉर्म पहन लिया करते थे। क्योंकि वियतनाम के सैनिक घात लगाए हुए स्नाइपर लिए घने जंगल में बैठे रहते थे और वो गोलियां चला देते थे। तो जब स्नाइपर दूर से देखेगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि ये वियतनाम का जवान है कि यूएस का जवान है, इसलिए वो वियतनामियों की यूनिफॉर्म पहन लिया करते थे। तो यह यूएस मरीन की टोली इनको देख तो ली थी, लेकिन ये छोड़ कर जाने वाले थे। तभी एक को ख्याल आया कि पलट कर देख लेते हैं। जब उसने पलट कर देखा इनको, तो इनकी शक्ल अमेरिकन, फिर इनके गले में डॉग टैग जो अमेरिकन सेना के जवान अपने गले में पहने रहते हैं वो भी था। तो यूएस मरीन की टोली को पक्का यकीन हो गया कि ये वियतनामी सैनिक नहीं है, हमारा ही जवान है। इनको उठाया गया, हेलीकॉप्टर में लादा गया, अस्पताल पहुंचाया गया। वियतनाम से हज़ारों किलोमीटर दूर टेक्सास में फिर इनकी आँख खुलती है और जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने अपने पास एक हरी आँखों वाली महिला को बैठे पाया, लेकिन ये इसे पहचान नहीं रहे थे। ये हरी आँखों वाली महिला कोई और नहीं थी बल्कि इनकी ही बीवी थी, हिलेरिया कोय। लेकिन रॉय इसको पहचान नहीं रहे थे क्योंकि इनकी याददाश्त जा चुकी थी। धमाके में इनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर हुआ था और इनको मेमोरी का लॉस हो गया था। और याददाश्त जाने के साथ साथ इनकी जो टांगें थी वो भी बिल्कुल बेकार हो गई थी। इनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इनके पैरों में कोई ज़रा सी भी हरकत नहीं थी। तो खैर, हिलेरिया इनकी वाइफ इनसे मिलने आती रही, फिर हॉस्पिटल में बार बार। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इनकी याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आने लगी। याददाश्त वापस आने लगी तो फिर इनको याद आने लगा युद्ध और इनके साथी जो अभी भी युद्ध में फंसे हुए थे। तो ये फिर दोबारा युद्ध में जाना चाहते थे अपने साथियों के पास कि वहाँ जाएं, उनकी मदद करें, लेकिन ये खड़े हो नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये जीवन में कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। तो खैर, इन्होंने अपनी कोशिश फिर जारी की। ये जब हॉस्पिटल के बेड पर पड़े रहते तो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को चलाने का प्रयास करते, अपने अंगूठे को हिलाने का प्रयास करते, पैर को भी कोशिश करते कि थोड़ा कुछ इसमें चेतना संचारित हो जिससे ये कुछ हिल सके, डुल सके। तो कई दिनों तक ये करते रहे अपना ये काम हिलाने डुलाने का। लेकिन जब 2 महीने से ऊपर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको रिटायर करना पड़ेगा और आर्मी से, सेना से। डॉक्टरों ने इनको रिटायरमेंट के कागज़ भी तैयार करना शुरू कर दिया था। कागजी कार्यवाही शुरू हो गई थी। अब जैसे ही ये खबर मिली रॉय को, तो रॉय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। सेना जो थी वही इनकी ज़िंदगी थी, सेना इनका सब कुछ था, सेना में ही इन्हें अपनापन लगता था। सेना के जो इनके जवान थे, दोस्त, उनके अलावा और बाकी दुनिया में इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो रॉय ने जैसे ही ये खबर सुनी, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर इनके पास आए तो बहुत ज़्यादा फिर ये डॉक्टर से विनती करने लगे कि आप ये जो प्रोसीजर है रिटायरमेंट का, इसको कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। जब डॉक्टरों ने देखा कि इतना ज़्यादा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टाल देते हैं। इनका प्रोसीजर टल गया था, लेकिन अब रॉय को खड़े होना था और युद्ध में वापस जाना था। तो फिर जब रात में कोई नहीं रहता, डॉक्टर और नर्स, तो रॉय फिर अपने आप को बेड से नीचे गिरा लेते, घुटनों के बल ये रेंगते हुए जाते दीवार के पास। जो भी इनको हाथ में पकड़ आता उसको ये पकड़ लेते और अपने शरीर को ऊपर उठाने लगते। शरीर को ऊपर उठाने के बाद जब इनका शरीर ऊपर उठ जाता, फिर ये अपने पैरों पर थोड़ा दबाव देने की, थोड़ा जोर देने की कोशिश करने लगते। तो अब जब ये जोर देते पैरों पर तो इनके पैर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, तो इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द भी होता। ये दर्द सहते रहते। कई रातों में इनकी आंखों से आंसू भी निकलते रहते, लेकिन ये काम इन्होंने जारी रखा, छोड़ा नहीं इस काम को। हर रात यही इनका काम था। ये गिरा लेते खुद को नीचे, घिसटते हुए जाते, ऊपर उठाते और पैरों पर अपने जोर देना ये शुरू कर देते।
पूरी पूरी रात ये करते रहे। जब कुछ महीने बीते, डॉक्टर ने फिर इनको चेक किया तो उन्होंने देखा कि इनके जो पैर थे उनमें हरकत होना शुरू हो गई थी, उनमें जान आना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन रॉय ने बताया भी नहीं, क्योंकि इनको ये काम अपना आगे जारी रखना था। ये अपना कई महीनों तक ये काम जारी रखे, करते रहे पूरी पूरी रात ये। और इसके बाद फिर 1 साल बाद जुलाई का महीना था, तो जुलाई के महीने में फिर अपनी बीवी के साथ ये खड़े होते हैं। अपने जो इनका हॉस्पिटल का बेड था, बेड से उतरकर ये खड़े होते हैं अपने पैरों पर, और बीवी के साथ हॉस्पिटल से फिर ये अपने पैरों पर चलकर बाहर निकलते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये अब खड़े होने लगे थे, चलने लगे थे। चलने में हालांकि इनको अभी दर्द होता था। तो अब इनको सेना में वापस जाना था दोबारा। तो सेना में जाने के लिए फिर इन्होंने कहा, सेना में इनको वापस ले लिया गया, लेकिन इनको फिर डेस्क का काम दिया गया, लिखा पढ़ी का, क्योंकि सेना में बताया गया कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और दिमाग पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। आपका शरीर और दिमाग अभी सेना में लड़ाई करने लायक जाने के लिए तैयार नहीं है, आप डेस्क का काम करिए। तो अब ये डेस्क का काम फिर करने लगे, लेकिन इन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि अब इनको सेना में ग्रीन बैरेट बनना है। ग्रीन बैरेट जो थी, ये एक उच्च स्तर की रैंकिंग होती है सेना में, इसकी एक स्पेशल फोर्स होती है। तो इसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, इसमें जाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तो इतनी मुश्किल इसमें जाने की प्रक्रिया होती है कि ज़्यादातर जवान इसमें अप्लाई ही नहीं करते थे, बहुत थोड़े ही जवान इसमें अप्लाई करते थे। और रॉय की जो हालत थी कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्होंने निश्चय कर लिया था। तो ये अपना डेस्क का जॉब करते रहे, और साथ ही साथ इन्होंने फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन जब इनको समय मिलता तब ये कसरत करते रहते। धीरे धीरे चलने की कोशिश इन्होंने की, फिर दौड़ लगाने की कोशिश की। यहाँ आने के बाद 6 महीने ही इनको बीते थे कि इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था, और ये 10 मील की दौड़ लगा लेने लगे थे, वो भी बोझा उठाकर। तो जब ये हाल इनका इतना ज़्यादा सुधर गया था, तो इसके बाद इन्होंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे ग्रीन बैरेट में अप्लाई करना है। इनके सीनियर इनसे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। डॉक्टरों ने बताया था कि ये खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब ये खड़े होने तो क्या, ये दौड़ने लगे थे, 10 मील दौड़ लेते थे। तो इनके सीनियर ने कहा कि ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अप्लाई किया और ये एक्सेप्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद इनकी ट्रेनिंग चली, ट्रेनिंग भी इन्होंने पूरी कर ली। अब रॉय ग्रीन बैरेट बन चुके थे। ग्रीन बैरेट बनने के बाद 1968 में इनको दूसरी बार फिर वियतनाम भेजा जाता है। 4 साल का वक्त इसमें लगभग बीत चुका था। तो 2 हफ्ते हुए थे इनको वियतनाम में आए हुए। अब जब दूसरी बार रॉय यहाँ पर वियतनाम में पहुँचे थे, तो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा घातक मोड़ ले चुकी थी, और ये जो युद्ध था ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम था वियतनाम का युद्ध इतिहास में। जब ये रॉय अस्पताल में थे और इन्होंने जब जाने के लिए कहा था कि दोबारा इनको फिर से युद्ध में जाना है, तो इनके डॉक्टरों को और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि जो दूसरे जवान थे घायल होकर जो वापस लौट रहे थे, वो दोबारा कभी युद्ध की तरफ, इस वियतनाम युद्ध की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन रॉय अकेले एक ऐसे सैनिक थे जो वापस लड़ाई में जाना चाहते थे। तो खैर 2 हफ्ते हुए थे इनको यहाँ पर आए हुए वियतनाम में, और 2 मई की वो तारीख आ गई, 2 मई 1968, जब ये चर्च से वापस आए थे। रेडियो से इन्होंने कॉल सुनी। ये जवान काफ़ी ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब ये जो स्पेशल यूनिट के 12 जवानों की टीम थी, तो इनमें से ज़्यादातर को रॉय व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, और इनमें से एक जवान जो था उसका नाम था लीरॉय राइट। लीरॉय राइट इनका बहुत ही पुराना दोस्त था, और इसने एक बार इनकी जान भी बचाई थी। तो खैर अब ये उड़ते हुए चले जा रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठे उसी तरफ जहाँ पर ये जवान फंसे हुए थे। तो जब वहाँ पर नज़दीक पहुँचे तो ये घना जंगल था, घने जंगल में जवान थे। इनको वियतनामी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा था। तो हेलीकॉप्टर उतरने की जगह थी नहीं। आसमान की फुनगियों के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे इनको पता चल गया कि इनके जो साथी हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। तो पायलट फिर हेलीकॉप्टर को उधर ले जाने लगा, लेकिन जब ये नज़दीक गए तो वियतनामी सैनिकों ने बड़े तेज़ गोलियों की बौछार इनके ऊपर शुरू कर दी। पायलट ने फिर हेलीकॉप्टर वापस मोड़ लिया। उसने कहा कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो गोलियां बहुत ज़्यादा हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा, वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन रॉय ने इससे कहा कि जितना नज़दीक तुम ले जा सकते हो उतना नज़दीक हेलीकॉप्टर को लेकर जाओ। तो खैर पायलट भी हिम्मती था, ये लेकर गया किसी तरह गोलियाँ खाते हुए। 50 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, और पायलट को पता नहीं था कि रॉय क्या करने वाले हैं। रॉय ने अचानक हेलीकॉप्टर से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो फिर
ये जो पायलट था इसकी सांस रुक गई। इसने कहा कि ये क्या कर डाला इन्होंने। तो ये सांस रोके फिर देखता रहा। रॉय नीचे कूदे, झाड़ियों में गिरे। उसके बाद ये बड़ी फुर्ती के साथ दोबारा खड़े हो जाते हैं। जब दोबारा ये खड़े हुए तो फिर पायलट की जान में जान आई। अब लेकिन बात ये थी कि ये जहाँ पर कूदे थे तो ये अपनी टीम के पास नहीं कूदे थे, बल्कि ये वियतनामी सैनिकों दुश्मन के पास से कूद गए थे। और यहाँ से इनकी टीम की दूरी थी लगभग 250 फीट। अब इनको दौड़ कर जाना था अपनी टीम के पास। तो बड़ी तेज़ी के साथ ये खड़े होते हैं और फिर दौड़ लगाना उस तरफ शुरू कर देते हैं टीम की तरफ। जो वियतनामी सैनिक थे बहुत बड़ी तादाद में थे, वो लगातार गोलियां चलाते जा रहे थे। लेकिन जब इनको दौड़ते हुए देखा वियतनामी सैनिकों ने तो वो कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए। उनको समझ में नहीं आया कि अमेरिकन इस तरह कैसे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। इसके पास ना तो बंदूक है, ना तो वो बचाव करने की कोई चीज़ इसने पहन रखी है। तो कुछ सेकंड वो ठिठके, फिर उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ इनके ऊपर गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया। ये दौड़ते हुए चले जा रहे थे, गोलियाँ लगातार इनके आसपास से निकलती चली जा रही थी। अचानक एक गोली आई और इनके पैर में लगी। ये कराह उठे, लेकिन इन्होंने अपनी दौड़ने की जो गति थी उसको धीमा नहीं किया, तेज़ी के साथ ये दौड़ते रहे। तभी एक ग्रेनेड आया, इनके नज़दीक फटा। ग्रेनेड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इनके सर में और इनके चेहरे में काफ़ी अंदर तक गहराई तक धंस गए थे। खून बहने लगा था, लेकिन ये रुके नहीं, दौड़ते हुए चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के पास तो इन्होंने देखा कि इनकी टीम के 4 लोग मर चुके थे और 8 लोग अभी जिंदा थे। इस टीम का एक जवान खड़ा था और वो गोलियां जिस तरफ उसको समझ में आता चलाता चला जा रहा था, क्योंकि इसकी एक आंख खराब हो चुकी थी, इसको ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसको ये भी नहीं पता चल रहा था कि दुश्मन कहाँ पर है। इसको जहाँ भी समझ में आता वहाँ पर ये गोलियां लगातार चलाता चला जा रहा था। यही अकेला ऐसा एक जवान था जो खड़ा था, बाकी के कोई भी जवान खड़े नहीं थे। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। किसी को 2 गोलियां लगी थी, किसी को 4 गोलियां लगी थी। वो सारे ज़मीन पर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। अब जहाँ पर ये रुके हुए थे ये जवान, 12 जवान, तो ये पेड़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी कोशिश ये नाकाम होती चली जा रही थी, क्योंकि जो वियतनामी सैनिक थे उन्होंने चारों तरफ से इनको घेर रखा था। तो ये किसी भी पेड़ के पीछे छुपते, गोलियां चारों तरफ से आ रही थी, इनको लगातार लगती हुई चली जा रही थी। तो खैर जवान नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे, गोलियाँ उनके ऊपर से लगातार निकल रही थी। तो ये जब पहुँचे इन्होंने देखा कि एक ही है जो खड़ा हुआ गोलियां चला रहा है, बाकी के सारे नीचे पड़े हुए हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन्होंने फिर जो गोलियां चला रहा था उसको नीचे बैठाया, उसको मॉर्फिन का एक इंजेक्शन दिया कि इसका दर्द कम हो सके। उसके बाद इन्होंने इसको गाइड किया कि कहाँ पर दुश्मन है उस तरफ आप गोली चलाइए। तो ये गोली चलाने लगा, इसको छुपने की जगह भी बताई। अब ये गोलियां लगातार चलाता चला जा रहा था और इन्होंने अपनी मेडिकल किट हाथ में ली और दूसरे जवानों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब ऊपर से गोलियां लगातार निकलती चली जा रही थी। ये घुटनों के बल रेंगते हुए उनके पास पहुंच रहे थे एक एक करके, और उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन देते चले जा रहे थे ताकि उनका भी दर्द कम हो सके। जब सारे लोगों को इन्होंने एक एक करके मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो जगह है जहाँ पर ये रुके हुए हैं, यहाँ पर पेड़ ऊपर तक बहुत ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर नहीं पाएगा। तो फिर इन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अचानक इनको एक जगह नज़र आई पेड़ों के बीच में, जहाँ पर पेड़ नहीं थे, खाली घास का मैदान था, एक छोटा सा गोल। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। लेकिन अब बात ये थी कि सारे जवानों को ये काफ़ी ज़्यादा घायल थे, अपने आप चल भी नहीं सकते थे, इनको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरेगा। तो एक एक करके फिर जवानों को उठाने लगे, ले जाने लगे। उस तरफ गोलियां लगातार चलती चली जा रही थी। तो एक एक करके वहाँ पर ले जाते, छोड़ते, फिर वापस आते, फिर दूसरे को उठाते, फिर उसको वहाँ पर ले जाते। यही काम इनका चलता चला जा रहा था। तो 6 जवान जो थे इनके वहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद अब 8 जवान जिंदा थे। 2 जवान जो थे वो यहाँ से कुछ दूरी पर थे, उनके पास फिर इनको पहुँचना था। तो एक जवान जो मर गया था इसी टीम का, उसकी राइफ़ल यहीं पर पड़ी हुई थी। इस राइफ़ल को इन्होंने उठाया और उन दोनों जवानों की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। जब ये दौड़ते चले जा रहे थे, गोलियों से बचते हुए, गोलियां अभी भी लगातार चल रही थी, साए इनके आसपास से निकल रही थी। एक गोली सनसनाते हुए आई और बड़ी तेज़ी के साथ इनकी जांघ में धंस गई। ये फिर से बड़ी तेज़ दर्द से कराह उठे थे, लेकिन दौड़ना इन्होंने चालू नहीं किया। ये बंदूक से गोलियां चलाते हुए जहां इनको समझ में आता, लेकिन दुश्मन तो इनको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि घना जंगल था। तो ये बंदूक से गोलियां चलाते हुए उन दोनों जवानों की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। उनके पास पहुंचे, उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, फिर उनसे कहा कि मैं कवर दे रहा हूं, आप दोनों लोग घुटनों के बल रेंग कर वहाँ पर पहुँचिए जहाँ पर बाकी की टीम है। तो ये गोलियां चला रहे थे, खड़े कवर दे रहे थे उनको, और ये दोनों जवान उस तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे।
तो खैर अब 8 लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे एक जगह पर, जहाँ पर ये छोटा सा मैदान था घास का। अब इन्होंने धुएं का एक बम फेंका, जिससे फिर पायलट को पता लग सके, अगर कोई पायलट यहाँ पर आसमान में है तो उसको पता लग सके कि यहाँ पर उतरना है। ये जो पायलट इनको लेकर आया था हेलीकॉप्टर का, ये अभी गया नहीं था, यहाँ से कुछ दूरी पर ये आसमान में मंडरा रहा था। उसने जैसे ही धुआं उठता हुआ देखा, वो बड़ी तेज़ी के साथ हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आया, खाली जगह उसको दिखाई दी और यहाँ पर उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया। अब एक एक करके फिर ये बचे हुए जवानों को चढ़ाने लगे इसमें हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के बाद जब इनको लगा कि सभी जो इनके साथी हैं वो चढ़ गए हैं, तो फिर अब इनको जो बाकी मरे हुए जवान थे तो उनकी तरफ फिर इनको जाना था। इनका जो एक दोस्त था लीरॉय राइट, वो मर चुका था, इनको इन जवानों ने बताया था। तो एक गन इन्होंने उठाई, अब ये 2 गन लिए हुए थे और गोलियां चलाते हुए ये उन मरे हुए जवानों की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे थे। वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने फिर मरे हुए जवानों को देखा, वो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे पीठ के बल। एक को पलटा तो ये इनका ही दोस्त था लीरॉय राइट, ये मर चुका था। जैसे इसकी शक्ल इन्होंने देखी, इसके बीवी बच्चों की तस्वीर इनकी आंखों के सामने तैर गई। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे अचानक, लेकिन ये अब एक भी मिनट गंवा नहीं सकते थे, एक भी सेकंड नहीं गंवा सकते थे। तो इन्होंने फिर अपने दोस्त को उठाया, इसकी लाश को, और ये एक हाथ से गोलियां चलाते चले जा रहे थे और एक हाथ से अपने दोस्त को उठाए हुए थे। ये लेकर चले जा रहे थे उस तरफ जहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरा था। तभी अचानक एक गोली आती है और इनके पेट में लग जाती है। इनका पेट पूरी तरह से फट गया था। ये अब बंदूक छोड़ दी इन्होंने, अपने पेट को पकड़ा और दोस्त को पकड़े हुए ये चले जा रहे थे हेलीकॉप्टर की तरफ कि तभी एक ग्रेनेड आता है और इनके पीछे फट जाता है। इनके बिल्कुल ही नज़दीक एक ग्रेनेड फटा था। इस ग्रेनेड के सारे टुकड़े इनकी पीठ में समा गए थे। ये उछलकर दूर गिरे थे। गिरने के बाद अब इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनको मूर्छा आ गई, ये बेहोश हो गए। तो बेहोश होने के बाद जब इनको दोबारा से होश आया तो इन्होंने देखा कि दुश्मन जो वियतनामी सैनिक हैं वो लगातार इनकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ गया कि दोस्त को ले जाना मुमकिन नहीं है, उसकी लाश को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। फिर ये किसी तरह खड़े होते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं उस तरफ, हेलीकॉप्टर की तरफ जहाँ पर वो उतरा था। वियतनामी सैनिक अभी भी लगातार गोलियां चलाते हुए चले जा रहे थे। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं हेलीकॉप्टर के पास तो इन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। इसके पायलट को गोली लगी थी, उसकी मौत हो गई थी और हेलीकॉप्टर नीचे आकर ज़मीन पर गिर गया था। इसमें से आग भी निकल रही थी। लेकिन जिन जवानों को इन्होंने हेलीकॉप्टर में चढ़ाया था वो अभी भी इसमें फंसे हुए थे। तो फिर ये यहाँ पर गए, एक एक करके जवानों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने लगे। एक गन यहाँ पर पड़ी थी, उसको उठाया, ये कवर देते चले जा रहे थे, गोलियाँ चलाते चले जा रहे थे और जवानों को भी बाहर निकालते चले जा रहे थे। जब सारे जवान हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आए तो इनकी समझ में आया कि यहाँ पर अब ज़्यादा देर नहीं रुका जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रुकेंगे तो फिर दुश्मन के जो मोर्टार हैं वो आकर यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अब इनको जवानों को लेकर दूसरी जगह पर जाना था। फिर ये एक एक करके जवानों को उठाने लगे और दूसरी जगह ले जाने लगे। तो ले जाने के बाद वहाँ पर जब ये सारे जवान पहुँच गए तो उसके बाद फिर गोलियां लगातार चलती चली जा रही थी। अब इनकी जो हालत थी, ये जो बाकी जवान बचे हुए थे तो ये जिंदा तो थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनकी ख़राब हालत थी, मरने के लगभग कगार पर थे। किसी भी वक्त एक एक करके ये मरना शुरू कर सकते थे। और रॉय की भी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा इनको दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी ये अकेले खड़े गोलियाँ चलाते चले जा रहे थे। तो जब इनको समझ में आया कि अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और दूसरा कोई हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर नहीं सकता क्योंकि गोलियाँ बहुत ज़्यादा चलती चली जा रही हैं, तो फिर इनके दिमाग में आया कि फिर एयर स्ट्राइक बुलाना ही आखिरी रास्ता है। तो इन्होंने फिर रेडियो निकाला और जल्दी से कॉल किया। डेंजर क्लोज एयर स्ट्राइक का इन्होंने फिर रिक्वेस्ट भेजा। अब डेंजर क्लोज एयर स्ट्राइक जो होती है, जहाँ से रिक्वेस्ट करी जाती है, उसके नज़दीक ही एक जेट आता है और यहाँ पर बम गिराना शुरू कर देता है। अब इसकी दिक्कत ये है कि इसमें दुश्मनों की भी जान जा सकती है और जिसने एयर स्ट्राइक को बुलाया है इसकी भी जान जा सकती है। तो खैर रिक्वेस्ट इन्होंने कर दी थी। जेट आया, उसने बम गिराए। बम गिराने के बाद वियतनामी जो सैनिक थे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जेट ने दूसरा चक्कर लगाया, फिर से उसने बम गिराए। कई चक्कर जेट ने लगातार लगाए, वो बम लगातार गिराता चला जा रहा था। वियतनामी सैनिक पीछे हटते चले जा रहे थे, लेकिन फिर आखिरकार वो वक्त आया कि जेट का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। तो अब जेट का फ्यूल ख़त्म था, ये ज़्यादा उड़ान भर नहीं सकता था। जेट वापस चला गया। जेट वापस जाने के बाद फिर ये जो वियतनामी सैनिक थे ये फिर से गोलियां चलाने लगे थे लगातार इनके ऊपर। ये आगे भी बढ़ते चले आ रहे थे। तो अब ये खड़े थे, कवर दे रहे थे। ये जो इनके सैनिक साथी यहाँ पर नीचे पड़े हुए थे तो इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इनके हाथ में बंदूक थी,
तो जिधर इनकी समझ में आता उधर ये गोली चलाते चले जा रहे थे ताबड़तोड़। तभी एक गोली आती है सनसनाते हुए और फिर से इनकी एक जांघ में लगती है। जांघ में लगने के बाद इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ये नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद फिर इनको लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब जान जाना पक्का है, क्योंकि गोलियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर नहीं सकता है। और जो जेट था जिसने एयर स्ट्राइक करी थी वो भी फ्यूल भरने चला गया है, कितनी देर लगेगी फ्यूल में ये भी पता नहीं था। तो फिर अब इनको लगा कि जान जाना पक्का है, तो फिर इनके पास जो मेडिकल किट थी उसमें मॉर्फिन के इंजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम बचे थे। तो इन्होंने सोचा कि फिर एक एक इंजेक्शन जो इनके साथी हैं उनको दे देते हैं, तो मॉर्फिन से इनका दर्द कम हो जाएगा और ये एक बिना दर्द की मौत मर सकेंगे, मरना तो पक्का है ही। तो यही कर रहे थे। फिर ये इंजेक्शन लेकर ये घुटनों के बल घिसटते हुए अपने साथियों के पास जा रहे थे, एक एक इंजेक्शन लगा रहे थे, उनको दर्द उनका कम कर रहे थे। गोलियां लगातार ऊपर से चलती चली जा रही थी और जो दुश्मन था वो भी आगे लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था। थोड़ा ही वक्त बचा था कि वो नज़दीक आ जाते इनके बिल्कुल, और फिर गोलियों से इनके ऊपर वार कर देने वाले थे। इन सभी की जान चली जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर उतरा उस खाली जगह में। ये जो हेलीकॉप्टर का गनर था बड़ी तेज़ी के साथ गोलियां बरसाते हुए चला जा रहा था चारों तरफ। इसकी जो गन घूम रही थी लगातार। वियतनामी सैनिक पीछे हटने लगे। जब ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा, रॉय ने इसको उतरते हुए देखा तो इनके अंदर फिर से एक नया जोश आ गया। इनको बचने का एक मौका दिखाई दिया। फिर से जो बचा कुचा जोश था इन्होंने हिम्मत बटोरी, अपना जो दर्द था उस पर काबू किया और एक एक करके फिर ये अपने साथियों को उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगे। हेलीकॉप्टर की तरफ ये ले जा रहे थे। 6 साथी इनके पहुंच गए थे। ये ले जाते, छोड़ते, फिर वापस आते। 6 साथी पहुंच गए थे। 2 साथी इनके जो थे वो इस टीम से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर थे। तो फिर एक गन इन्होंने उठाई और ये दौड़ना शुरू कर देते हैं उधर जहाँ पर इनके 2 साथी अभी पड़े हुए थे। ये दौड़ते हुए चले जा रहे थे कि अचानक एक वियतनामी सैनिक झाड़ियों में से निकलता है और इनके सर पर बड़ी तेज़ी के साथ प्रहार कर देता है। ये प्रहार बहुत ज़्यादा तेज़ था, इनकी खोपड़ी फट गई थी, ये नीचे ज़मीन पर गिर गए थे। इसके बाद वियतनामी सैनिक इनके ऊपर चढ़ता है और दूसरा प्रहार करता है इनके चेहरे के ऊपर। इनका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया था। इसके बाद ये वियतनामी सैनिक अपनी बंदूक को घुमाता है। इसकी बंदूक की नोक में एक चाकू लगा हुआ था और उससे एक के बाद एक ये लगातार प्रहार इनके ऊपर वार घपाघप करने लगता है। तो 2 प्रहार किए, 3 प्रहार किए। उसके बाद रॉय ने अचानक इसकी बंदूक को पकड़ लिया, इसे धक्का दिया, नीचे गिराया। उसके बाद ये इसके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद इन्होंने अपनी कमर में बंधा हुआ चाकू निकाला और इसके सीने में घोंप दिया। अब इस सैनिक की जान जा चुकी थी। उसके बाद ये उठते हैं। इनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा घाव हो चुके थे, चलने की हालत में थे नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनके 2 साथी थे। वहाँ जाते हैं, एक सैनिक को उठाते हैं और गोलियाँ चलाते हुए, बंदूक इनके पास थी तो बंदूक लेकर ये गोलियां चला रहे थे। उस साथी को अपने सहारा दिए हुए थे और हेलीकॉप्टर की तरफ लेते चले जा रहे थे। रास्ते में 2 वियतनामी सैनिक और निकल कर आए। उन दोनों को भी इन्होंने अपनी बंदूक से मार डाला। साथी को जाकर हेलीकॉप्टर के पास छोड़ा, फिर से वापस गए। जो एक आखिरी साथी बचा था उसको भी उठाया, उसको भी वापस लेकर गए। सारे लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुँच चुके थे और ये सारे लोग हेलीकॉप्टर में सवार भी हो चुके थे। अब रॉय जो थे, अब इनके पास जरा सी भी ताकत नहीं बची थी, जरा सी भी सांसें इनके शरीर में नहीं बची थी और ये वहाँ पर जो लोग इनके थे वहाँ पर ये बेहोश होने लगे। उन लोगों ने इनको पकड़ा और किसी तरह से हेलीकॉप्टर में वापस चढ़ाया। इनको वापस चढ़ाने के बाद सारे जो जवान थे और इनको ले जाया गया हॉस्पिटल में। तो बाकी जो जवान थे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, लेकिन जब डॉक्टरों ने रॉय को देखा तो उनको समझ में नहीं आया कि इन पर कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 37 घाव इनके शरीर में हो चुके थे। ये घाव ग्रेनेड के थे, गोलियों के थे और चाकू के घाव थे। बहुत ज़्यादा खून इनका बह चुका था। इनकी आँखों पर खून बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गया था। इनकी आँखें खुल नहीं रही थी। इनका जो जबड़ा था वो पूरी तरह से टूट गया था। तो डॉक्टरों को लगा कि इनके फिर जान बची नहीं होगी। 37 घाव लगे हैं, इतना ज़्यादा खून बह गया है, अब ये ज़िंदा बच नहीं सकते हैं। तो डॉक्टरों ने फिर इनको मरा हुआ बता दिया। इनके शरीर को उठाया गया, बॉडी बैग में डाला गया और एक डॉक्टर इनके बॉडी बैग की चैन बंद कर रहा था कि अचानक रॉय ने उसके चेहरे पर थूक दिया। अब थूका इसलिए था क्योंकि एक ही रास्ता था यही बताने का, सबूत देने का कि ये जिंदा है, क्योंकि इनकी आंखें खुल नहीं रही थी। उन पर बहुत ज़्यादा खून की एक मोटी परत जम गई थी और इनका जो जबड़ा था ये टूट गया था, तो ये बोल सकते नहीं थे और थूकना ही यही एक चारा बचा था। तो खैर, अब सबूत मिल गया था डॉक्टर को। उसको पता चल गया था कि ये इंसान अभी भी जिंदा है और रॉय वाकई में जिंदा थे। तो इसके बाद फिर इनको जापान भेजा जाता है। वहाँ पर इनकी अच्छी खासी सर्जरी कराई गई। काफ़ी लंबा वक्त लगा इनको ठीक होने में।
लेकिन फिर आखिरकार ये ठीक होकर वापस आ जाते हैं। इनको फिर सर्विस क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। सर्विस क्रॉस से सम्मानित करने के बाद इनका फिर नाम भेजा जाता है अमेरिका का जो सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार होता है, कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर, उसके लिए। लेकिन नाम तो भेज दिया गया था। इनको ये अवार्ड मिलता है 1981 में। 63 साल की इनकी उम्र हो चुकी थी जब जाकर ये अवार्ड इन्होंने एक्सेप्ट किया। ये जो 6 आवर्स इन हेल की कहानी थी, इसमें 12 लोगों की टीम में से 8 लोग जिंदा बच गए थे, जो इन्हीं के प्रयासों से बचे थे। 4 लोग तो खैर पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। तो 8 लोगों को इन्होंने जिंदा बचा लिया था, खुद भी ये बच गए थे। इनकी कहानी सैनिकों के लिए एक मिसाल है, खासकर अमेरिकन सैनिकों के लिए। इनकी अमेरिकन स्कूलों में इनकी कहानी को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जो अमेरिकन सैनिक हैं वो इनकी इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। लेकिन बाहर ज़्यादा इनकी कहानी को नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो वियतनाम के किस्से हैं ये वैसे भी ज़्यादा बाहर चर्चित नहीं है। वियतनाम का युद्ध एक बदनुमा दाग है अमेरिका के चेहरे पर, इसी वजह से। तो खैर, अब ये सम्मानित हो गए थे। फिर 28 नवंबर 1998 में शुगर से इनकी मौत हो जाती है। एक शख्स जो इतने ज़्यादा घाव 2 बार जिंदा बचा था, उसके बाद शुगर से, यानी कि अब हमें पता चलता है कि शुगर कितनी गंभीर चीज़ है, शुगर के बारे में हमको कैसे लेना चाहिए। तो खैर, ये थी हमारी आज की कहानी। कम सुनाई जाती है, इसलिए मैंने सोचा आपको सुनाऊं, शायद आपको पसंद आए, अच्छी लगे आपको। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।